हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सोल्व करवाने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 में जो 8 फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन गणित के, वो सभी मैं आज की वीडियो में सोल्व करवाऊँगा शिफ्ट 1 में। शिफ्ट सेकंड का आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आने वाली भर्ती में। तो चलिए दोस्तों, सवाल देखिए। सबसे पहले क्या कहता है, सवाल नंबर 1। यहाँ पर आपको सवाल स्क्रीन पर दिखाई देगा, पूरा वीडियो अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। कहता है 10 किलोग्राम बेहतर किस्म वाले चावल में 5 किलोग्राम घटिया किस्म का चावल मिला दिया जाता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले बेहतर जो किस्म के जो चावल हैं, यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस केवल इतना लिखूंगा कि बेहतर किस्म के जो चावल हैं वो कितने हैं, 10 kg, ठीक है। और घटिया किस्म के जो चावल हैं वो दिए गए हैं आपको 5 kg, ठीक है दोस्तों। यानी कि टोटल हमारे पास कुल क्वांटिटी कितनी हुई, 15 kg। आइए दोस्तों, अब कहता है चावल की कीमतें क्रम से 85 रुपये और 46 रुपये है, ठीक है, प्रति किलोग्राम। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने छोड़ रखा है, तो ये है प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यानी कि 10 किलो अगर चावल थे और जिसका प्रति किलोग्राम मूल्य 85 रुपये है, तो टोटल मूल्य कितना हो गया, 850 रुपये के सारे बढ़िया वाले चावल रहे होंगे। और यहाँ से अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो घटिया जो चावल थे वो 5 किलो थे और जिसका मूल्य आपको 46 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो 5 किलोग्राम का मूल्य निकल जाएगा 6 पंजे 30, हासिल को लग गया 3 और ये आ गया 230, ठीक है। आ जाइए, टोटल मूल्य है, टोटल मूल्य में टोटल क्वांटिटी से भाग दोगे तो औसत मूल्य निकाल दोगे। तो इसको आप जब सोल्व करोगे ना, तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 1000 और 15 से भाग दोगे तो आ जाएगा 72 रुपये प्रति केजी, ठीक है दोस्तों। 72 रुपये प्रति केजी किस ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। सवाल 2 पढ़िए क्या कहता है, देखिए सवाल। देखिए दोस्तों, 2 क्या कहता है। कहता है पूजा, नेहा और मनोज। चलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ। पी से पूजा, एन से नेहा और एम से मनोज, ठीक है दोस्तों। कहता है 16, 22 और 20 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। 16, 22 और 20 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। कहता है यदि नेहा और मनोज, ठीक है, हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य किस दिन समाप्त होगा। ये अच्छा सवाल मुझे लगा और मुझे आपको ये सोल्व करवाना भी है। चलिए दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे कुल कार्य। एक तो दोस्तों इसके 2 तरीके हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन से तरीके हैं, मैं एक बार फिर आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए इसका क्या होगा, इसका हम कुल कार्य निकालते हैं। तो कुल कार्य कितना होगा भाई, 880। इन सभी का जब हम लैसा लेंगे तो वो आ जाएगा 880, क्योंकि 880 से जो कम है ना वो इसका लैसा नहीं आएगा। तो 880 इसका लैसा हमने ले लिया, यानी कि हमारा कुल कार्य निकल गया। तो पी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना आ गया, 16 से 880 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 55। एन यानी कि ये पूजा एक दिन में 55 काम करती है, ये करता है 40, नेहा करती है 40 और मनोज 22 चौक और 0 44, यानी कि ये एक दिन में करता है 44 काम। आइए दोस्तों देखिए क्या कहता है। सवाल आगे कहता है यदि नेहा और मनोज हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं, हर दूसरे दिन, यानी कि दोस्तों जो पूजा है वो पहले दिन काम करेगी 55 काम, ठीक है दोस्तों। ये काम नहीं कर रहे, अब पहले दिन किया उसने 55 काम। तो याद रखना, पहले दिन उसने अगर 55 काम कर दिया तो अगले दिन आएंगे ये दोनों हर दूसरे दिन, यानी कि दूसरे दिन ये दोनों भी आ गए और इसकी हेल्प करेंगे। तो दूसरे दिन उन्होंने टोटल कितना काम किया। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, पहले दिन उन्होंने 55 काम कर दिया। अगले दिन आइए दोस्तों, अगले दिन आया 55, अगले दिन ये तीनों आए तो कितना काम देखे, 4। चलिए यहाँ पर ये करेंगे दोस्तों, 4 4 8 और 5 13, 139 काम, यानी कि अगले दिन टोटल जो काम हुआ, पहले दिन खाली 55 काम हुआ, अगले दिन 139 काम हुआ। तो यानी कि 2 दिन में जो टोटल काम निपटता है ना, तो वो निपट जाता है 14। तो हर 2 दिन में 194 काम खत्म हो जाता है। 2 दिन में 194 काम खत्म हो जाता है।
तो हमें बनाना है 880 काम। तो इसमें किस चीज़ से गुणा करें कि 880 के पास पहुंच जाए? तो इसको इससे गुणा करिए। तो आप ऐसा करिए, इसको 4 से गुणा करके देखिए। 4 से, तो 4 से गुणा करके देखोगे तो 4 तो ज़्यादा बैठ जाएगा। 3 से गुणा करके देखिए भाई, 4 तिया का 12, हासिल को लग गया 1। 9 तिया 27 और 1 28 का 8 का हासिल को लग गया 2। 4 तिया 12, हासिल को लग गया 1। 9 तिया 27 और 1 28 का 8 का हासिल को लग गया 2। ठीक है, चलिए 4 से गुणा कर लीजिए क्योंकि छोटा रह गया। 4 से गुणा जब आप करोगे, 4 चौक 16 का हासिल को लग गया 1। 9 चौक 36 और 1 37 का 7 का हासिल को लग गए 3। यानी कि 4 से यहाँ पर गुणा की तो 4 से, यानी कि 8 दिन में टोटल कितना काम हो गया? 776 काम हमने निपटा दिया। 8 दिन में 776 काम निपटा दिया। तो हमें निपटाना कितना काम है? 880 काम। तो यानी कि हमारे पास अब टोटल काम बच कितना गया? टोटल काम हमारे पास 104 बच गया। 104 काम हमारे पास बच गया और 8 दिन हमारे पास कंप्लीट हो गए। पहले दिन आएगा 55 काम कर देगा, यानी कि 9 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा? तो इसमें से 55 और घटा दो। 14 में से 5 गया 9 और 14 में से 5 गया 9 और यहाँ से यानी कि 49 काम अब बच गया। 9 दिन कंप्लीट हो गए और 49 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। तो 49 काम बचा, यानी कि 10वें दिन ही जाकर के काम कंप्लीट होगा। 10वें दिन। और ये ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक वीआईपी बैग पर 20% की छूट थी। अनुपम ने एक बैग खरीदा, उसे नगद भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट मिली। यदि उसने 2208 का भुगतान किया हो तो बैग पर टैग मूल्यांकित कितना था? याद रखिए दोस्तों, वीआईपी बैग पर 20% की छूट थी, यानी कि अगर उसका एमआरपी मान लीजिए दोस्तों कितना था? 100 रुपये था। चलिए, उस पर 20% की छूट थी। ठीक है, 20% की छूट थी, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों? 80 रुपये था। ठीक है, 80 रुपये था। उसने 8% की अतिरिक्त छूट ली। 8% की अतिरिक्त छूट ली तो यानी कि इस पर 8%, यानी कि उसे 92% इतना पड़ गया वो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जो अनुपम था उसे 8% की अतिरिक्त छूट मिली, समझ रहे हो ना? यानी कि उसने इतने रुपए का भुगतान किया, जबकि भुगतान उसने कितने रुपए का किया? 2208 रुपये का। 2208 रुपये का भुगतान किया, जबकि उसने भुगतान कितने रुपए का किया? यहाँ से सोल्व कर लीजिए। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। समझ गए ना दोस्तों? अब क्या करिए, 4 गुणा 92, इसे तो यहाँ रख लीजिए। 5 चला जाएगा ऊपर और हमें वैल्यू कितने की निकालनी है? 100 की। तो 100 से कर दीजिए गुणा। अब इसे सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो आइए दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बचा था 92। अब इससे 92 से इसको काटिए। तो 92 से जब इसको काटिएगा तो पहले से तो आप इस 4 से काट लीजिए। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बचे 5 और 5 बच गए, या 4 पंजे 20 बचे, अच्छा 2, 4 पंजे फिर 20, 4 दूना 8 और यहाँ बच गया नीचे 23। समझ रहे हो ना? 23, 23 दूना 46, 23 दूना 46 और 23 चौका 92। तो ये इससे टोटल बार कितनी बार कट जाएगा? 24 बार। तो 24 गुणा 5 गुणा आपका 25। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा कुल अंकित मूल्य निकल जाएगा। 24 पंजे 120 और 120 की गुणा, या तो 120 आ गया और 120 की गुणा हम किससे करेंगे भाई? 25 से। 120 की गुणा हम 25 से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, यानी कि 3000 रुपये। तो उसका जो अंकित मूल्य था बैग का वो आ जाएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छा लगा होगा और सोल्व कर लिया होगा। अगर आपको जिस सवाल में प्रॉब्लम है उसको मुझे बता दीजिएगा भाई, मैं उसका दोबारा वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में, चलिए, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में r + 100
बटे 100। ये 10-20 बार मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को। 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 3 वर्षों में कितना हो जाता है। मूलधन अगर 27 रुपये है तो मिश्र धन कितना है, 64 रुपये। इसको आप सोल्व कर लेना। जब इस साइड से क्यूब रूट हटाओगे तो इस क्यूब हटाओगे तो क्यूब रूट लग जाएगा, और 64 की क्यूब हो जाती है 4/3। तो यहाँ से आ गया 4/3। इसको आप सोल्व करना और आपका आंसर तैयार है। देखिए कैसे, 3r प्लस कितना आ गया 300 बराबर आ जाएगा 400 के। तो 100/3 आ गया आपका बराबर r, यानी कि 33 सही 1/3%। कितना है दोस्तों, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य पर 500 रुपये वाली एक मेज को 2 क्रमागत छूट 8% और 25% का क्रय किया। यदि उस पर परिवहन में 32 रुपये और मेज को 500 रुपये बेच दिया, उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो आइए दोस्तों इसको सोल्व करिएगा। चलिएगा दोस्तों इसको सोल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, कहता है एक व्यक्ति ने एक अंकित मूल्य 500, मान लीजिएगा दोस्तों अगर उसका अंकित मूल्य MRP कितना है 100 रुपये, इसने तो दिया है 500 रुपये है, ठीक है। अब आगे दोस्तों वो कहता है कि 2 क्रमागत छूट, पहले उसने 92 रुपये 8% की छूट यानी कि 92 रुपये में खरीदी होगी। फिर उसने एक और क्रमागत छूट इसकी ली यानी कि 25%, यानी कि इसको 75% ही उसने खरीद लिया, ठीक है। अब क्या कहता है, चलिए ये इसका क्या है CP है, ये क्या है दोस्तों उसका CP है, ठीक है। आइए दोस्तों अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया और क्या कट सकता है 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4। अच्छा अब और क्या हो सकता है भाई, 4 से ये कितनी बार 23 बार, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 115 गुणा 3, ये इसका CP है, यानी कि टोटल CP हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब क्या क्या कहता है 32 रुपये उसने परिवहन में खर्च कर दिए, तो कुल क्रय मूल्य हमें इतना पड़ गया। तो इसे सोल्व करिए। 5 या 15 का 5 कहाँ से लिखो, लग गया 1 और 3 इकाई 3 और 1 4 और 3 इकाई 345 रुपये। 32 रुपये उसने क्रय मूल्य पर खर्च कर दिए। तो 5 और 2 7, 4 और 3 7, और यानी कि हमें 377 रुपये की वो चीज़ पड़ गई। 377 रुपये की वो चीज़ पड़ गई। और हमने बेच कितने में दी, बेच कितने में दी 500 रुपये में। तो 500 में से 377 घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3, यानी कि 123 रुपये का लाभ। 123 रुपये का लाभ आपको ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, छठा देखिए सवाल क्या कहता है। छठा सवाल देखिए क्या कहता है। छठा सवाल देखिए क्या कहता है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कहता है यदि धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं 1, 6 और 8 सेंटीमीटर हो पिघलाकर एक नया ठोस गोला बनाया जाता है, नए ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब भी गोला एक गोले से दूसरा गोला बनाया जाता है तब हम आयतन पिघलाते हैं। तो एक का आयतन है 4/3 पाई r की क्यूब को झुका तू रखो, मतलब ये कि इनकी क्यूब को जोड़ करके ऐड कर दो। तो 1 की क्यूब 1, 6 की क्यूब 216 और 8 की क्यूब दोस्तों कितना 64, ठीक है। इससे हमें क्या बनाना है दोस्तों, नया एक ठोस गोला बनाना है जिसकी त्रिज्या हमें पता नहीं, तो कोई बात नहीं, 4/3 इसका भी आयतन इसके बराबर होगा r की क्यूब, ठीक है दोस्तों। 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ से ख़त्म हो गया। अब इसको सोल्व करिए। 65 और 65 में 216 ऐड करोगे, 216 65, 6 और 5 11 का हासिल को लग गया। दोबारा देखता हूँ मैं एक बार, कहीं पर गलती कर दिया मैंने। 8 की क्यूब 8 की क्यूब तो 512 होता है, गलती कर दिया। 8 की क्यूब तो 512 होता है, 512 गलती हो गई, देखिए क्यूब करना था। 6 की क्यूब 216, ठीक है। अब आइए क्या करिए, 6 और 2 8 और 1 9, यह आ जाएगा टोटल 729 बराबर r की क्यूब। यहाँ से आप r का मान निकालिएगा तो आ जाएगा 9 आ गया r का मान। कहते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr², r का स्क्वायर यानी कि 81, तो 81 यानी कि 324 पाई, जो
नया गोला बन के आया था, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 324 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। सवाल नंबर देखिए, ये कौन सा था, छठा, सातवां, देखिए क्या कहता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। 324 पाई, यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर सातवां देखिए क्या कहता है। कहता है पी एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। मैंने कहा जी ठीक है। सातवां देखिए क्या कहता है। पी किसी कार्य को क्या करता है दोस्तों, 20 दिन में कर सकता है। क्यू इसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। 4 दिनों तक कार्य किया करते हैं तो कितना कार्य शेष बचेगा। आइए दोस्तों, इसके कई तरीके हो सकते हैं बनाने के। मैं आपको जो शॉर्ट तरीका बताता हूँ। इसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/20, इसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/25। दोनों का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा। 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा बताओ। 20 और 25 का एलसीएम आप खुद करके बताना मुझे कितना आएगा। 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा आप मुझे खुद करके बताओगे। देखिए क्या आएगा, 60, 30, 40, 80, 25 दूना 50, 100। ये लीजिए 100 आ गया। यानी कि कुल काम, यानी कि ये एक दिन में 5 काम करता है तो ये एक दिन में 4 काम। तो दोनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, 9/100 काम। इनके द्वारा पी और क्यू दोनों मिलाकर के 9 काम करते हैं, 9/100 काम करते हैं टोटल काम में से। अच्छा, उनके द्वारा 4 दिनों में किया गया कार्य बताइए। 4 दिनों में किया गया कार्य, तो 4 दिनों में किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 9/25। 4 9/25। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा गया है, कितना कार्य शेष बचेगा। तो मुझे पहले ये बताइए भाई, अगर कुल कार्य 100% था तो उन्होंने कितना काम कर दिया, 36% काम कर दिया। इसे जब आप परसेंटेज में बदलोगे, 36% काम कर दिया तो बचा 64% काम अभी भी शेष है। 64% काम कितना है, शेष है। ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 8वां देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 8वां देखिए क्या कहता है। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 8वां देखिए क्या कहता है। अगर आपने बेसिक से भी पढ़ा होगा तो भी आप आंसर के सभी सवाल के आंसर बना के आओगे। कहता है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 187, 233 और 269 को प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्रदान करेगी। देखिए दोस्तों, इसके बहुत सारे नियम हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक जो शॉर्ट तरीका इसका बताता हूँ। 187 है, 233 है और 279 है। इसको आपको सोल्व करना है। इसको आपको क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना है। देखिए इसको सोल्व करने का नियम देखिए क्या करेंगे। इसका और इसका अंतर लेना। तो 13 में से 7 गया भैया 6, 12 में से 8 गया 4, यह आ गया 46। ठीक है, अब इसमें इसका और इसका अंतर लीजिए। 9 में से 3 गया 6, और दोनों का अंतर क्या है दोस्तों, समान है 46। तो आंसर कितना आया दोस्तों, 46। यही हमारा आंसर है। यानी कि 46 इसको तीनों को पूर्णतः सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी को डिवाइड कर देगी, जो इन सभी को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। यही सवाल का क्या है, आंसर है। ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हो 1 या 2 सेकंड के अंदर। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कहता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर बताना, जरूर बताना भाई। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 9 देखिए क्या कहता है। 257.5 मीटर और 272.5 मीटर की 2 लंबाई ट्रेनें विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हुए 15.9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। उनकी अनुमानित संयुक्त चाल प्रति घंटा कितनी होगी। दोस्तों बहुत आसान सवाल है। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्या करना, पहले दोनों को ऐड कर लेना। क्या करना, दोनों को ऐड कर लेना। और देखिए क्या करोगे, अनुमानित पूछा है यानी कि लगभग में मान आएगा, उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि देखिए एक की जो है पहली ट्रेन की जो आपको लंबाई दी गई है कितनी है, 257.5, 257.5, और दूसरी ट्रेन की जो लंबाई आपको दी गई है 272.5। दोनों को क्या करिए, ऐड करिए भाई। जब दोनों ट्रेनें चाहे समान दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, लंबाई तो हमेशा ऐड ही होंगी। याद रखना, 5 और 5 लंबाई ऐड होगी। याद रखना, 5 और 5 10, हासिल को लग गया 1, 7 और 2 9 10, हासिल को लग गया फिर 1, हासिल को लग गया 1 और ये आ गया।
यानी कि आपका कितना आया 530, टोटल मिला के 530, टोटल मिला के 530 है। और कितने सेकंड में पार करती है 15.9, यानी कि इतने सेकंड उसको लगेंगे। यानी कि उसकी जो दूरी बटा समय क्या हो गया, चाल, उसकी चाल है, ये मीटर पर सेकंड में है। किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा और ये आपका अनुमानित जो भी है आपकी चाल आ जाएगी, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे सोल्व करोगे ना तो आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा अनुमानित। हालांकि लगभग में इसका मान जाएगा, पॉइंटों में मान जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में ये मारना था। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 10वां करना है। अच्छा 10वां करना है, तो चलिए दोस्तों सवाल देखिए क्या कहता है। एक मोटर बाइक एक मूल्य में 10% का ह्रास होता है हर प्रति वर्ष। यदि मोटर बाइक का वर्तमान मूल्य इतना है तो 36 महीने बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को मैं आपको 1 सेकंड के अंदर बता सकता हूँ। तो इसमें दोस्तों आप चाहो तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा करके भी इसको बना सकते हो। ठीक है, तो उसको आप खुद बनाओगे। इसका आंसर है 7,29,72,900 रुपये हो जाएगा। देखिए कैसे आएगा, मैं अब समझा ही देता हूँ। पहले अगर वो मान लीजिए 100 रुपये की थी, 100 रुपये की थी, पहले 100 रुपये की थी, तो 10% का ह्रास हुआ तो 90 हो गई, या टोटली मान लो। ठीक है, 1 2 3 वो कितने की थी भाई, 10 लाख रुपए की, जो 1 लाख की थी ना, कितने की थी, हाँ 1 लाख रुपए की आपकी बाइक थी, 1 लाख रुपए की बाइक थी। उसको पहले आप 90%, फिर अगले साल फिर 90% हो गई भाई, 10% का हानि हुई, और फिर 90%, यानी कि 3 साल में वो इतने रुपए की बन गई। तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि 3 साल बाद उस बाइक का मूल्य कितना रहा होगा। भाई 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इस 2 0 से 2 0 कट गया। अब सोल्व करिए, अब और क्या है, 9 9 81, 2 0 तो आएगा यहाँ पर, और 729, तो ये आएगा 72,900 रुपये। 72,900 रुपये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर कौन सा था भाई, सवाल नंबर 11 था। सवाल नंबर क्या था दोस्तों, 11 था, 11 था ना, वो था, चल जो भी है अब देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अमीषा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सवाल अच्छा है, इस सवाल को देखिए क्या कहता है। अमीषा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये अच्छा सवाल है, मैं इसको खुद करवाऊंगा। जो भी सवाल था, मुझे सवाल नंबर का भूल गया मैं, क्या था, अमीषा की चाल आपको कितना दिया गया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं खुद करवाऊंगा, यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 किलोमीटर चलती है। ओके, अमीषा जो है ना वो कहती है, अच्छा रुक जाइए, एक ही लड़की है, यानी कि ये क्या कहता है कि अमीषा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर चलती है, यानी कि ये चलती है पैदल चलती है, और दौड़ती है। फिर क्या करती है, दौड़ती है वो कितना, दौड़ने में उसकी चाल कितनी हो जाती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दौड़ने में उसकी चाल कितनी हो जाती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आइए दोस्तों इसको पहले यहाँ तक सोल्व कर लेते हैं। भाई देखिए, जब वो पैदल चल रही थी, पैदल चलने में, अच्छा हमें औसत चाल बतानी है, तो सबसे पहले औसत चाल का फार्मूला लिख लीजिए। औसत चाल का फार्मूला है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आप सोल्व करना, पहले कुल दूरी निकाल लेना। तो कुल दूरी निकालने के लिए आपको चाल गुणा समय, तो यानी कि जब वो 2 किलोमीटर चल रही थी, 3 किलोमीटर तक वो चली, तो कुल दूरी उसने कितनी तय की होगी, 6 किलोमीटर। आगे आ जाइए, कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 7 किलोमीटर दौड़ती है, यानी कि 28 वो किया उसने 28 किलोमीटर उसने दौड़कर दूरी तय की। और कहता है बस द्वारा 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 32 उसने और ऐड कर दी, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी निकल गई। अब कुल समय और निकाल लीजिए। अब समय कैसे निकालोगे, तो आइए दोस्तों, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा,
यानी कि 3 किलोमीटर चलती है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बटा चाल क्या आएगा, समय। तो समय नीचे लिख रहा हूँ मैं, समय प्लस आगे चलिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है 7/4, समझ गए ना। और फिर कहता है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 32 किलोमीटर की चाल चलती है वो 28 की चाल से। इसको आप सोल्व करना, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, चलिए 38 इसे आप सोल्व करना। तो चलिए अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर तैयार है। देखिए कैसे, मैं इसको सोल्व ही कर देता हूँ ताकि आपका और बेसिक क्लियर सा हो जाए। यहाँ पर 38 आ जाएगा और 28 66, कुल मिला के 66 किलोमीटर की दूरी थी। उसे हमने कुल समय कितना लगा, 3/2 यहाँ पर लगा, 7/4 यहाँ पर लगा और इतना। इसको आप काट लीजिए 4 8 32 और 4 8/7 इसको कर लीजिए 8/7, इसको सोल्व कर लीजिए तो 28 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करें, 2 से 14 14 थी 42 प्लस 7 7 7 49 प्लस 8 चौक 32। तो ये 28 हो जाएगा घूम के ऊपर। और नीचे देखिए क्या आएगा, 9 और 2 11, 11 का हासिल को लग गया 1। अच्छा 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 का 3 का हासिल को लग गया 1, 4 और 3 7 और 4 11 1 12, 123, यानी कि 123 आ गया यहाँ पर। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए तो ये आ जाइए दोस्तों, इसको आप सोल्व कर लेना, ये आपका आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 से इसको काट लीजिए, 3 से 22 बार गुणा कितना आएगा दोस्तों 28 और 3 से 41। चलिए ये 28 है, 3 से 22 है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक आ गया। आइए दोस्तों अब इसको हमने सोल्व कर लिया। अब नीचे 41 है, कहीं पर गलती हो गया, देखिए 9 और 2 11, 11 और 2 13, कहाँ गलती कर दी, 8 और 2 10, या 28 आया था, क्या आया था, जो भी था, थोड़ा सा कहीं गलती कर दी हमने, पता नहीं कहाँ पर गलती हो गई, दोबारा देखते हैं। जहाँ पर भी वही गलती हो गई, कहीं पर न कहीं पर तो गलती हुई है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा सोल्व करके देखना एक बार। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में करवा देता हूँ, यहाँ तक आपका कहीं ना कहीं गलती हो गई। ठीक है, तो चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार कहाँ गलती हुई है। तो जब इसे सोल्व करोगे तो ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 392/41, ये आएगा 392/41, ये इसका आंसर है 392/41। ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए एक बार इसको मैं दोबारा सोल्व कर लेना। ठीक है, होगा ऐसे ही, कहीं पर कैलकुलेशन में मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो लेंथी ना हो, आपको सभी क्वेश्चन को टाइम पर सोल्व करवा दिया जाए। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। मान लीजिए उसका जो आय थी वो 100 रुपये थी। आय का मतलब अगर हम आय लिखते, चलो कोई बात नहीं, आय 100 रुपये थी, आय का 76% खर्च कर दिया तो 24% बचाता है। ये बचत है, ये इसकी आय है, ये बचत है और ये खर्च है जो उसने 76 रुपये खर्च कर दिए। ए से आय, बी से बचत और के से खर्च। आगे आ जाइए, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि कर दी जाती है, पहले 100 थी वो 114 रुपये हो गई। आगे चलिए, और उसकी खर्च में 10% की वृद्धि, भाई खर्च पहले 76 था, 10% की वृद्धि कर दी गई, तो यानी कि 110 बटे यानी कि 11/10 कर लीजिए, 11/10 कर लीजिए। अब इसको जैसे आप सोल्व करोगे तो क्या जाएगा 7 और देखिए 7 और 6 और 7 और 6 13, 13 का 3 का हासिल को लग गया 1, यानी कि 836 83.6, ये हो गई इतना 83.6। चलिए आगे कहता है
तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई मुझे ये बताइए 114 में से 83 घटाइए, 83.6 घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, भाई यहाँ बच गया 3, 3 में से 3 गया 0, और 11 में से 30.4, 30.4, यानी कि पहले 24 थी अब वो 30.4 हो गई। तो कितनी बढ़ी? 6.4, और किस पर? इस 24 पर। तो गुणा आ गया, यानी कि पॉइंट हट गया यहाँ से। तो इसको आप सोल्व करोगे, 0 से 0 कट गया, 4 6 की 24 और 4 से 16, और फिर से काटिए, 2 से 2 तिया 6 और 2 पंजे 80/3, 80/3। तो 26 सही 6/7 आ जाएगा, 26 सही 6/7 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, 26 सही 6/7। ठीक है, 26.67%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या कहता है। राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेच दिया और उर्मिला ने वह टीवी राखी को 20% के लाभ पर बेचा था। यदि उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 रुपये था, यानी कि अगर वो 50,000 रुपये में उसने खरीदा है। दोबारा देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है। राखी ने अगर सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेचा, तो यानी कि अगर उसने वो टीवी राखी ने सुजाता को बेच दिया तो 6/5 आ जाइए। आगे फिर वो कहता है 11, यानी कि उसने वो उर्मिला को, फिर वो कहता है सुजाता को, और टीवी राखी को 20, उर्मिला ने राखी को 20% के लाभ पर बेचा था। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, पता चल जाएगा। यह आ जाएगा 66,000। यह आंसर है 66,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। y x के अनुक्रमानुपाती है, y x के अनुक्रमानुपाती है। आइए दोस्तों, y x के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि x के अनुक्रमानुपाती है। तो x के अनुक्रमानुपाती है यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बराबर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें किसी कांस्टेंट से गुणा करते ही ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह बन जाता है। मैंने कांस्टेंट की गुणा कर दी। अब कहता है यदि y 16 हो और x 24 हो तो k का मान कितना आ जाएगा? k का मान यहाँ से निकल जाएगा y/x। y का मान कितना दिया गया है? 16 और 24, 16/24 दिया गया है ना, ये k का मान निकल गया। अच्छा, तब y का मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 45 हो। तब पहले आप क्या करिए, y का मान आपको ज्ञात करना है तो इसमें x की गुणा कर दीजिए। x का गुणा क्या है बताइए? ये तो k का मान है, k में x की गुणा कर दीजिए। x कितना है? 24, तो 24 की गुणा कर दीजिए, यहाँ से आपका y का मान निकल जाएगा। ये तो है, x का मान 45 हो। अच्छा, x का मान 45 हो तो आपसे सोल्व कर लीजिए। 3 8 24 और 3 से 15, 15 दूना 30, तो 30 इसका क्या है? आंसर है। 30 किस ऑप्शन में दिया गया है? 30 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक घनाभ की भुजाई 3:4:5 के अनुपात में है। इसका आयतन अगर 480 घन इकाई तो सबसे बड़ी भुजा और छोटी भुजा। तो क्या करिए दोस्तों, इसकी जो आपको दिया गया है 3 4 5, इनमें दोस्तों आप क्या करिए, x का गुणा कर दीजिए, x का गुणा कर दीजिए। और सभी में क्या कर, वॉल्यूम का फार्मूला होता है LVH, यानी कि इनकी गुणा। 3 चौक 12 पंजे 60, 60x की क्यूब बराबर इसको दिया गया है 480, तो x की क्यूब बराबर आ गया 8, तो x का मान आ गया 2। तो कहता है सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर। तो 3 में से 5 में से 3 गया 2, 2 दूना 4। तो सवाल का आंसर कितना जाता है? 4 आ गया। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। एक निश्चित राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। तो इसका तो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों क्या होता है, 7200 रुपये हो जाती है, यानी कि ये मिश्र धन है।
तो 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, भाई मूलधन है 100%, ब्याज इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा 6 छंग 36, 12 दूना तो 112.36%। ये आपका मिश्र धन है, जबकि मिश्र धन है ये, तो ये इसके बराबर। तो यहाँ से आप क्या करिए, मूलधन निकाल लीजिए, मूलधन निकल जाएगा। इतना तो है मूलधन, इतना मूलधन है जिस ब्याज पर वर्ष तो निकटतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए वह राशि। तो यहाँ से आपका राशि निकल जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो है 6408। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार, ताकि आपका, हालांकि ये आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ यही इसका आंसर है 6408। 6408 जो है इसका दोस्तों क्या है, राइट आंसर है, इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहाँ से आया, ये मैंने आपको वहाँ पर पढ़ा रखा है जब मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था। आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है एक विक्रेता किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। असलियत में वो क्या करता है, उसका जो MRP है वो CP से 25% अधिक है, और इस पर वो छूट देता है वो 42% की। तो इस पर अगर 42% की छूट देगा यानी कि 58% पर बेचेगा, और इसका 58% अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा दोस्तों, यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा 72.5%, 72.5। तो 100 की चीज़ अगर 72.5 में बेचोगे तो 27.5 की हानि रूप कमाओगे, और हानि हमेशा इस पर आती है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इतने % की आपकी हानि आ जाएगी। ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान चाल से चल रही है। 30 मिनट बाद रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी, यार इसको तो सभी आंसर बना सकते हैं। 80 को 2 से भाग करना था, 40 क्यों करना था, चलिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 30 मिनट का मतलब है 1/2 घंटा, तो दूरी आ जाएगी 40 किलोमीटर। आ गया समझ में? आगे चलिए, अगला नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। आज का 18वां सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल देखिए क्या कहता है, यानी कि 36 भाग देना है 2 से प्लस y। चलिए मैं लिख देता हूँ। सवाल नंबर 18वां देखिए क्या कहता है। 36 भाग 2 प्लस y गुणा 3 माइनस 22 बराबर 8 बराबर y का मान आपसे पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भाग देना है तो 18 गया, 18 प्लस 3y फिर गुणा करना है तब ऐड करना है, और ये उस साइड जाएगी तो 30 बन जाएगा। अब से सोल्व करना, फिर ये उस साइड जाएगा तो कितना बन जाएगा 12, तो 3y के बराबर अगर 12 के है तो y का मान कितना आ गया 4। ये आंसर है, y का मान कितना आ गया 4। अगला क्वेश्चन देखिए जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसलिए तो 19 क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ट्रेन की लंबाई आपको दिया गया है 150 मीटर। जब मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया था तब ये चीज़ बताई थी कि किसी ट्रेन द्वारा आइए दोस्तों, किसी ट्रेन द्वारा अगर कोई दूरी तय की जाती है, किसी ट्रेन द्वारा कोई दूरी तय की जाती है, किसी ट्रेन द्वारा कोई दूरी तय की जाती है और उसके बीच में कोई आदमी आ जाए, यानी कि आदमी को वो पार कर रही होगी, तो उसे सिर्फ अपनी लंबाई पार करनी होती है। तो ये इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, और समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति, मान लीजिए इसकी चाल अगर x है तो इसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलो, तो हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। 3 सेकंड में पार करती है तो 3 से गुणा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें समझ। ये 18 घूम के ऊपर जाएगा, 18 घूम के ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाए इनके 3 छंग 18, तो 6 से यहाँ पर गुणा। समझ में आया? आगे चलते हैं। यहाँ तक की चीज़ें बताइए, समझ में आई क्या दोस्तों? दोबारा बताता हूँ एक बार। 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। चलिए यह ट्रेन से समान दिशा में 2 चाल से चल रहे एक व्यक्ति की चाल, इसकी चाल इतनी है, तो व्यक्ति की चाल आपको बतानी है, जब ट्रेन की चाल बतानी है तो कोई बात नहीं। चलिए
अब इसको सोल्व कर लीजिए। आ जाइए ज़रा दोस्तों, एक बार यहाँ पर आपको पता करना है 150 मीटर है यह ट्रेन को समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को, चलिए इसकी चाल इतनी, इसके चाल इतनी, दोनों को ऐड कर दिया गया। अरे यार गलती हो गई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती कर गया, दोबारा देखते हैं। समान दिशा है, थोड़ा सा गलती कर दिया, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने, दोबारा देखते हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, हाँ, तो इसमें क्या करना था, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ट्रेन की चाल अगर x है तो उसमें से 2 किलोमीटर इसमें से यानी कि इसकी आदमी की चाल घटानी थी। तो इसमें अगर आप इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 18 घूम के ऊपर जाएगा और यहाँ पर 3 सेकंड में इसको पार कर जाता है। तो 3 छंग 18, तो ये आ जाएगा, चलिए 3 छंग 18, 6 बार कट गया और 15 छक्के 90 यानी कि 900 बराबर 5x माइनस के 10, 5x माइनस के 10। आ जाइए अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आ गया 910 भाग 5, ये x का मान आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लिए, 5 5 इकाई 5 बचेगा 4, 5 अट्ठे 40 बचेगा 1, 5 दूना 10 यानी कि 182 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की चाल रही होगी। 182 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नए आए हो इस चैनल पर तो लाइक करके शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।